नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इससे पहले हमने पहला चैप्टर किया था, जो 2 भागों में हमने वीडियो डाला था, और आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले पार्ट के वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव, यानी हम अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो बात करते हैं सबसे पहले सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव होते क्या है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और जीव का मतलब होता है जीवाणु, यानी छोटा जीवाणु। सूक्ष्म यानी छोटा जीवाणु, यानी ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कैसे देखा जा सकता है। तो इनको देखने के लिए एक विशेष यंत्र की जरूरत होती है। इनको देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है, और इस यंत्र को सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र, इसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, क्योंकि इसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और जिस यंत्र से इसको देखा जा सकता है उसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। ठीक है, याद रखना सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है, यानी जिसको छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाता है, और सूक्ष्म जीवों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में डिवाइड किया। इसके कितने भाग होते हैं, यानी इसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले देखें तो हम आता है हमारा जीवाणु। 2 नंबर आता है कवक। 3 नंबर आता है प्रोटोजोआ। आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चौथा आता है शैवाल। यानी सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो हो गया हमारा जीवाणु, एक हो गया कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ, इनसे भी रोग होता है। यानी इन जीवाणु से ये मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं, ये मनुष्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे प्रोटोजोआ रोग उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। तो ये प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से तो अतिसार होता है, देखे तो मलेरिया होता है, और टाइफाइड, और या फिर कह सकते हैं क्षय रोग, जिसको सामान्यतः क्या कहते हैं दोस्तों? टीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सूक्ष्म जीव, जिसको 4 भागों में जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनको तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पाठ में एक शब्द आता है विषाणु। विषाणु, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वायरस। जैसे अब हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है, इसको विषाणु को कहते हैं वायरस। ठीक है, वायरस ये क्या होते हैं? ये केवल परपोषी में गुणन करते हैं। ये परपोषी जीवों में गुणन करते हैं। ठीक है, और ये है जो रोग फैलाते हैं। वायरस क्या करते हैं? वायरस रोग फैलाते हैं। वायरस रोग फैलाते हैं। और वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? वायरस से होते हैं जैसे जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, या फ्लू कहते हैं, खांसी, पोलियो, खसरा, ये है जो विषाणु से रोग फैलते हैं। विषाणु की संरचना देखें तो विषाणु की संरचना कैसी होती है?
विषाणु की संरचना इस प्रकार होती है कुछ। इस प्रकार विषाणु की संरचना होती है। इस प्रकार होती है, ये संरचना हो गई विषाणु की, या फिर इसको कह सकते हैं वायरस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे सूक्ष्म जीव, 4 भाग होते हैं। अब ये बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव है जो एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं कुछ। ठीक है दोस्तों, ये सूक्ष्म जीव यानी एक कोशिका से भी बने हो सकते हैं, 2 कोशिकाओं से या 2 से अधिक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं, जिसको कहते हैं बहुकोशिक। ठीक है, एक कोशिक में तो यानी एक कोशिक जिसकी संरचना एक कोशिका से बनी होती है, एक सेल से बनी होती है, और आता है बहुकोशिक। और इनकी संरचना है जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक कोशिका में देखो तो एक कोशिका में क्या क्या आता है, एक कोशिका में यह कुछ शैवाल आते हैं और प्रोटोजोआ। ठीक है, और बहुकोशिका में देखो तो इसमें भी कुछ शैवाल आते हैं, ये कुछ शैवाल इसमें भी आते हैं बहुकोशिका पे भी, और इसमें आते हैं कवक। यानी सूक्ष्म जीव है जो इसमें एक कोशिका के बने होते हैं, बहुकोशिका के भी बने होते हैं सूक्ष्म जीव। और ये सूक्ष्म जीव है जो हर प्रकार की परिस्थिति में भी रह सकते हैं, विभिन्न परिस्थिति में रह सकते हैं। ये विभिन्न परिस्थिति में रह सकते हैं, जैसे बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों में भी रह सकते हैं, यानी बर्फीली शीत में भी रह सकते हैं, उष्ण गर्म स्रोतों में भी रह सकते हैं, ये मरुस्थल और दलदल क्षेत्रों में भी रह सकते हैं। और ये मानव सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, मानव और सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव है जो दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र भी पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव है जो दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में रहते हैं या जंतुओं के शरीर में रहते हैं, ये दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ है जो कुछ स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्र रूप का उदाहरण देखें तो अमीबा है जो ये अकेला ही रह सकता है, जबकि कवक होते हैं और जीवाणु होते हैं जो कि समूह में ही पाए जाते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो सूक्ष्म जीव और हम, अगला आपका पॉइंट आता है सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव और हम यानी सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या लाभ है और क्या हानि है। तो अगला पॉइंट आता है आपके सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है, तो इसको देखें। यानी सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, सूक्ष्म जीवों की, इनकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, तो इनमें से कुछ है जो कुछ सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं, और कुछ है जो हानिकारक भी होते हैं। यानी कुछ सूक्ष्म जीव तो लाभदायक भी होते हैं लेकिन कुछ हानिकारक भी होते हैं, और ये जीवों के रोग कारक भी होते हैं, जीवों के रोग कारक होते हैं, यानी जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो अब बात करते हैं लाभदायक जीवाणु, जिसको क्या कहते हैं, मित्रवत जीवाणु, मित्रवत सूक्ष्म जीव। यानी जो हमारे लाभदायक होते हैं उनको कहते हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव। इनका उपयोग क्या होता है, मित्रवत सूक्ष्म जीव है, मित्रवत सूक्ष्म जीव यानी जो हमारे लिए लाभदायक है उसको मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इनका उपयोग है जो दही व ब्रेड
बनाने में, केक बनाने में भी किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। और ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग होता है। इसका उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है। और औषधि उत्पादन में, कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। यानी इनसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है ये हम वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये दही कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये दूध से दही को कैसे परिवर्तित करते हैं, ये दूध को दही में बदलते हैं। यानी एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है जो दूध को दही में बदल देता है। ये क्या करता है ये दोस्तों, दूध को दही में बदल देता है। ये दूध में जनन करके दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता पूछा जाए तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है। यानी सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, इनका वाणिज्यिक यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये बड़े स्तरों पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बना के उत्पादन में भी काम आते हैं। इनका उपयोग किया जाता है। यानी इनका उपयोग अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। यानी गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। गेहूं, चावल एवं फल होते हैं, उनमें रस उत्पन्न होता है। यानी रस होता है, रस में उपस्थित होता है प्राकृतिक रूप से शर्करा। शर्करा में यस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं किण्वन। चीनी से अल्कोहल, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, बदलना किण्वन कहलाता है दोस्तों। किण्वन या फिर इसको कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। और तो किण्वन, किण्वन की खोज किसने की, इसकी खोज लुई पास्चर ने, इसकी खोज की थी दोस्तों लुई पास्चर ने। कब की थी, इसकी खोज की थी सन 1857 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यानी सूक्ष्म जीव और हम, इनका वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग होता है अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में, ठीक है। और इनका उपयोग गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित रस जो प्राकृतिक रूप से है शर्करा में यस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और चीनी के अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, किण्वन। किण्वन की खोज किसने की, किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने। कब की थी, सन 1857 में। अगला उपयोग देखें तो इसका सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या होते हैं। इनके औषधीय उपयोग यानी औषधि बनाने में भी इनका उपयोग दोस्तों किया जाता है, औषधीय यूज, ठीक है। औषधीय यूज यानी प्रतिजैविक, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। यानी प्रतिजीवी क्या, एंटीबायोटिक होती क्या है,
जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन लगाता है, ठीक है। तो जिससे क्या हमारे जीव में है जो सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को ये एंटीबायोटिक का निर्माण होता है इनसे। तो ये क्या करती है, ये हमारे बीमारी पैदा करने, हमारे जो शरीर में बीमारी, हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनको ये क्या करती हैं, उनको ये नष्ट करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। और बीमार होने पर डॉक्टर कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, जीवाणु व कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजीविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और इसका उपयोग औषधि उपयोग, इसका यूजेज है जो क्या कहते हैं, पशु आहार, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, यानी जब पौधे में ज़्यादा अगर वृद्धि होती है या फिर उसमें होता है तो उसमें भी प्रतिजैविक का उपयोग में लिया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे सूक्ष्म जीव और हम, ठीक है। क्या क्या लाभ है, यानी कि इसका उपयोग क्या क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं टीका या फिर कह सकते हैं वैक्सीन। अगला टॉपिक आता हमारा, सॉरी मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसे आपको दिखने में समस्या नहीं हो। वैक्सीन या फिर कह सकते हैं टीका, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मृत अथवा निष्क्रिय, यानी स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में क्या किया जाता है, मृत अथवा निष्क्रिय, मृत अथवा निष्क्रिय, मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जिनको कृत्रिम रूप से बॉडी में प्रविष्ट कराया जाता है, इनको कृत्रिम रूप से बॉडी में प्रविष्ट कराया जाता है, ठीक है। जिससे शरीर की कोशिकाएं हैं जो उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, जिससे क्या होती हैं, बॉडी की कोशिकाएं सेल क्या करती हैं, प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। जब कोई रोग कारक हमारे शरीर में आता है, यानी जब कोई रोग कारक हमारे शरीर में आएगा तो ये क्या करेंगे, ये इनको नष्ट कर देंगे, ठीक है। जो टीका है जो इसका लगाया हुआ है तो ये क्या करेंगे, लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। जैसे ही कोई रोग कारक हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रविष्ट करेंगे तो ये प्रतिरक्षी क्या करेंगे, ये प्रतिरक्षी इनको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है। और जिससे क्या है, हमें रोग नहीं होगा। और ये प्रतिरक्षी हमारी बॉडी में सदा के लिए बनी रहती है, ये हमेशा के लिए हमारे शरीर में बनी रहती है। इस प्रकार है जो टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को भी टीके द्वारा रोका जा सकता है। इनसे है ना अनेक बीमारियों को भी टीके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। जैसे बात करते हैं हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी, यानी हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को है ना जो वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। अब चेचक है जो इसके टीके, यानी टीके की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम क्या है, चेचक के टीके की खोज हुई थी, और चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। इसने इसके टीके की खोज की थी, और ये इसकी खोज की
कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1791 यानी 1791 में इसके टीके की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा वैक्सीन या टीका। अब समझ गए होंगे कि टीका क्या होता है, यानी जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई मृत या फिर निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम रूप से बॉडी के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है, उनसे क्या होता है कि हमारे शरीर में है जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, और जो क्या करती हैं, जो जब कोई रोग कारक हमारे शरीर में जैसे ही प्रविष्ट करेगा तो उनको प्रतिरक्षा क्या है, उनको नष्ट कर देगी, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक हम लेते हैं मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, यानी ये सूक्ष्म जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि कैसे करते हैं। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि कैसे होती है, यानी कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल, कुछ जीवाणु एक नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और इस प्रकार नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। यानी नीले हरे शैवाल जीवाणु या नीले हरे शैवाल ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, इसका संवर्धन होता है, और जिससे क्या है, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। ठीक है, और अगला बात करें तो आता है पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण, सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे होता है, यानी घरों में बगीचों से पत्तियों व सड़े गले फल व सब्जियों, या फिर कह सकते हैं कि मृत जीवों व सड़ते गलते हुए पादप को देखते हैं, और इसका कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि हमारे गंदगी भी नहीं फैलती और ये मिट्टी में है जो दब जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण शुद्ध रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो ये तो हो गए लाभ। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों ये हानिकारक कैसे हैं मानव के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए। सूक्ष्म जीव हानिकारक, यानी हमने पढ़ा था ये हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, तो हमने पढ़ तो लिया कि लाभदायी कैसे होता है, अब पढ़ते हैं हानिकारक कैसे होते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं, यह जो अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं ये मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये मानव या फिर जंतुओं और पादपों, इनमें ये रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पन्न करते हैं जिसको कहते हैं रोगजनक, यानी रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रोगजनक। तो ये मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, यानी मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव मानव में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं, या तो हम जब श्वास लेते हैं, या हम कोई पदार्थ पीते हैं, ठीक है, और या फिर हम पेयजल यानी जल पानी श्वास से, पेयजल से, या फिर भोजन जब हम भोजन करते हैं, ये इनके माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है, हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हमें रोग उत्पन्न होता है। या फिर कह सकते हैं कोई संक्रमित व्यक्ति है, उनके संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है, जिसे क्या कहते हैं संचरणीय रोग, यानी संचरणीय रोग। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संचरणीय रोग। ये संचरणीय रोग क्या होता है, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या
इन सब के द्वारा कोई स्वस्थ व्यक्ति से इनके माध्यम से, किसी संक्रमित व्यक्ति से इनके माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति यानी किसी स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में चले जाते हैं तो उसको क्या है, रोगी बना देते हैं। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आदि। ठीक है, ये तो हो गए मानव में। अब बात करते हैं जंतुओं में। अब बात करते हैं हम जंतुओं में। ठीक है, यानी मानव में ये रोग उत्पन्न करते जंतुओं में, और अनेक सूक्ष्म जीव है जो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स, एक रोग का नाम है एंथ्रेक्स, याद रखना दोस्तों, रोग है एंथ्रेक्स। ये है जो जंतुओं में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। ये एक भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, ये जो होता है जो जीवाणु द्वारा होता है, ये एक जीवाणु जनित रोग है, इसको हम कह सकते हैं। जीवाणु द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। ठीक है, और एंथ्रेक्स की खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने कब की थी? 1876 में। ठीक है, और इन्होंने एक बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी। बेसिलस एंथ्रेसिस है, सॉरी, एंथ्रेसिस नामक एक जीवाणु की खोज की थी जो कि मनुष्य में एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करता है या फिर ये जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। और जीवाणु द्वारा गाय में खुर एवं मुंह का भी रोग उत्पन्न होता है। और पौधों में भी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव, यानी अब बात करते हैं पादपों में या पौधों में उत्पन्न करने वाले रोग। तो ये अनेक सूक्ष्म जीव है जो गेहूं, चावल, आलू, गन्ना तथा संतरा और सेब में भी रोग उत्पन्न करते हैं। पादप में अगर रोग बात करें तो एक होता है नींबू कैंकर रोग। नींबू में कौन सा होता है? कैंकर। ये होता है जीवाणु द्वारा। ठीक है, गेहूं की रस्ट, ये भी एक रोग का नाम है, गेहूं की रस्ट। ये होता है कवक द्वारा। पादपों में रोग। एक होता है भिंडी की पीत, ये होता है वायरस द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिए थे हानिकारक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु कैसे होते हैं। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन या फिर खाद्य परिरक्षण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आपको देखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज करें। ये हमारे हैं व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, मेरे खुद के लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स हैं, अच्छे से बनाए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।